Decode series episode 3 pre-diabetes and their symptoms. Hi friends, welcome to Healthcare Unscripted. Decode सीरीज के लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि शुगर किस तरह से हमारी बॉडी में न सिर्फ ऑर्गन्स बट ऑर्गन्स के अंदर सेल्स और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक को भी अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर एकदम से डेवलप नहीं होता है। बॉडी पूरी कोशिश करती है कि किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज को डेवलप होने से रोका जा सके। उसके लिए वो हमें बहुत ही छोटे छोटे और सटल हिंट्स या साइंस देती है। प्री डायबिटीज को टोटली समझने से पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन का प्रतिरोध क्या होता है ये समझ लेते हैं। डायबिटीज शुरू होने से पहले बॉडी में एक स्टेज होती है जिसमें एक्स्ट्रा शुगर का कंजम्पशन हम कर रहे होते हैं और लिवर और पैनक्रियाज उतनी ही एफिशिएंसी के साथ उस एक्स्ट्रा शुगर को मैनेज करने में लगे हुए रहते हैं। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहे हैं लेकिन बॉडी उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है। अब जब हम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाने जाते हैं और हमारी रीडिंग 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। प्री डायबिटिक को टेस्ट करने का वैसे तो कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, लेकिन HbA1c इसको जांचने का एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेस्ट है। HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एक आयरन रिच प्रोटीन होता है। स्पेसिफिकली HbA1c का ही क्यों यूज कर रहे हैं हम प्री डायबिटीज को जांचने के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये RBCs के साथ कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं और औसतन ये RBC करीबन 120 दिन यानी मोटे तौर पर 4 महीने तक हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में रहते हैं। तो HbA1c एक स्केल है और हमें स्केल में ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। इसमें अगर 5.7% से कम वैल्यूज हैं आपकी तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर 5.7% से ज्यादा और 6.4% से कम है तो आप प्री डायबिटिक हैं और 6.5% से ज्यादा हैं तो आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अब बॉडी अपनी तरफ आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ साइंस या सिम्टम्स देती हैं। ये संकेत कौन कौन से हैं आज हम देखते हैं डिटेल में। जो सबसे पहला साइन है और अलार्मिंग साइन भी है वो है आपकी HbA1c वैल्यूज। ये वैल्यूज रियल में दिखाती हैं कि आपकी बॉडी कितना अपने शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक लगी हुई है। जितना शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता जाएगा उतनी ही ये वैल्यू 6.4% या उससे ऊपर होती जाएगी। सेकेंड साइन है फैटीग या थकान, स्पेशली आफ्टर मील्स या खाना खाने के बाद। ये एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अब खाना खाने का होल पर्पस ही यही है कि बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और इसके लिए बॉडी को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे ये काम बॉडी बहुत इजीली कर देती है। अच्छे से खाना खाने के बाद रिलैक्स्ड फील करना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर थकान या फैटीग होने लगे तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करने वाला मैकेनिज्म है वो टूट चुका है या ब्रेक डाउन हो चुका है। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं पर सेल उन कार्बोहाइड्रेट्स को रेजिस्ट कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से आप तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो इन सेल्स की भी कैपेसिटी होती है डाइजेस्ट करने की। तो अब इन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलने के बजाय बॉडी को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही है इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए थकान या फैटीग होता है। पुअर वुंड हीलिंग या घाव भरने में देरी होना। किसी भी तरह की चोट लगती है तो आप तुरंत नोटिस करते हैं, लेकिन वो घाव अगर भरने में कई सप्ताह लगे तो आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वेट गेन। इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर को निकाल के सेल्स की तरफ गाइड करना, लेकिन जरूरत से ज्यादा शुगर ना तो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है ना ये सेल्स में स्टोर हो पाती है। ऐसे में ये सीधा सीधा जमा होती है एज अ फैट या चर्बी की तरह, स्पेशली पेट के आसपास। नेक्स्ट है बार बार भूख लगना। इवन दो आपका वेट गेन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा फैट एक एनर्जी रिजर्व के रूप में बॉडी में जमा हो रहा है, फिर भी आपको बार बार भूख लगती है, क्योंकि बॉडी जब इंसुलिन को रेजिस्ट करती है तो शुगर को खर्च करने की बजाय जमा करने की एक टेंडेंसी शुरू हो जाती है, जिसके कारण एनर्जी के लिए बार बार आपको खाना पड़ता है। जॉइंट पेन। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वजन बढ़ने के कारण हमारे घुटने में, कमर में या जॉइंट्स में दर्द रहने लग गया है, जबकि इसका
वेट से डायरेक्टली कुछ भी लेना देना नहीं होता है। होता क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। तो इस इन्फ्लेमेशन के कारण आपको पेन होता है। अब चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, दोनों ही एक तरह के इन्फ्लेमेशन हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन तो हो ही रहा है, इस कारण आपको दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट है ब्लड विजन या देखने में परेशानी होना। ये एक रेटिना की प्रॉब्लम होती है। रेटिना में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में शुगर के कारण स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण रेटिना डैमेज होने लगता है और लंबे समय तक ऐसा होने से विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है या दिखना कम हो जाता है। 8th साइन है नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। हाथ पैरों में सूनापन रहना या झुंझुनाहट रहना, ये एक पुअर सर्कुलेशन के कारण होता है। कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा शुगर होने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो टिश्यूज में लीक हो जाता है और टिश्यूज में प्रेजेंट वाटर के साथ ये बाइंड कर स्वेलिंग क्रिएट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी वैसे तो फुल ब्लोन डायबिटीज का एक सिम्टम है, बट प्री डायबिटीज में सिर्फ सूनापन या झुंझुनी रहती है। 9th साइन है बार बार प्यास लगना और फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होना। अब बार बार पानी की प्यास लगने के कारण किडनी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, जिसके कारण फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक कंबाइंड साइन है। 10th साइन है किडनी डैमेज। किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और इन ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग होना या सूजन के कारण कुछ ब्लड वेसल्स में लीकेज हो जाना और कुछ का फटना बहुत नॉर्मल है। ये होता है एक्स्ट्रा शुगर के कारण, इसलिए बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना कई बार अर्ली साइन बन जाता है प्री डायबिटीज का, क्योंकि किडनी के लिए इतनी सारी शुगर को फिल्टर कर पाना आसान नहीं होता। 11th साइन है ब्रेन फॉग या कंफ्यूजन। अब जो ब्रेन होता है वो भी इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होता है, तो एक्स्ट्रा शुगर ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर को स्लो कर देता है, जिसके कारण कंफ्यूजन या ब्रेन फॉग हो जाता है। 12th साइन है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। हाई ब्लड शुगर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को डैमेज कर देती है, जो हेल्दी इम्यून सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अचानक से अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है प्री डायबिटीज का। फाइनली डार्क स्किन। नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर गर्दन के पीछे ग्रॉइन का एरिया हो गया, आर्मपिट्स हो गए, कमर के साइड में या पीछे अगर स्किन काली पड़ रही है, तो ये प्री डायबिटीज का सिम्टम है। अब वो क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, क्या डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है? इनफैक्ट डायबिटीज को ही नहीं, प्री डायबिटीज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है। हमारा जो अगला एपिसोड है वो इसी टॉपिक पर है कि प्री डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डायबिटीज में स्किन इन्फेक्शंस कॉमन है? ऑब्वियसली स्किन इन्फेक्शन डायबिटीज का मे बी पहला विजिबल साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्री डायबिटीज हमेशा डायबिटीज में कन्वर्ट होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप टाइमली अपनी प्री डायबिटीज का मैनेजमेंट कर लेंगे तो ये डायबिटीज तक पहुंचेगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यूरिन टेस्ट से डायबिटीज का पता चल सकता है? यूरिन टेस्ट कभी भी एक रिलायबल टेस्ट नहीं है डायबिटीज के लिए। बेहतर होगा कि अगर आप HbA1c करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली जुवेनाइल डायबिटीज बच्चों में ही होती हैं और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हैं प्री डायबिटीज को जानने के, जो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कहीं आप प्री डायबिटीज के शिकार तो नहीं हो गए हैं, और अगर हो भी गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री डायबिटीज बहुत इजीली रिवर्स हो जाती है और वो भी नेचुरल तरीके से। तो अगले एपिसोड में इसी के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।